हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस विद राय एकेडमी। 24 जनवरी 2022 के दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण को आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहली हेडिंग है कि सिद्धू को मंत्री बनाने के लिए पाकिस्तान से हुई थी लॉबिंग। देखिए, जो अमरिंदर सिंह हैं पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है जो काफ़ी चौंकाने वाला है। इसमें इन्होंने बताया है कि जब 2017 में कांग्रेस की सरकार पंजाब में बनी, तब उनके पास लिखित तौर पर भी ऐसे बयान आए और फ़ोन पर भी उन पर दबाव बनाया जा रहा था कि पंजाब में सिद्धू को, यानी कि नवजोत सिंह सिद्धू को मंत्री बनाया जाए। और ये जो दबाव है वो पड़ोसी देश पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान की तरफ से और उनके करीबियों की तरफ से आ रहा था। तो ये काफ़ी चौंकाने वाली खबर है कि पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने यह कहकर एक तरीके से हलचल पैदा कर दी है कि 2017 में जब कांग्रेस भारी बहुमत से जीती थी, तो नवजोत सिंह सिद्धू को मंत्री बनाने के लिए पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान और उनके करीबियों ने जमकर लॉबिंग की थी। पंजाब लोक कांग्रेस के अध्यक्ष के अनुसार पाकिस्तान में रहने वाले इमरान खान और नवजोत के एक बहुत करीबी दोस्त थे। उन्होंने फ़ोन पर मैसेज में सिद्धू को मंत्री बनाने की लिखित में सिफारिश की थी। कैप्टन ने कहा कि चूंकि मैं इमरान खान से ना तो कभी मिला था और ना ही व्यक्तिगत तौर पर उनको जानता था, इसलिए ऐसा संदेश देखकर मैं भी हैरान था। चलिए, नेक्स्ट न्यूज़ है कि अतीत की गलतियों को सुधार रहा है देश। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये स्टेटमेंट है कि आज़ादी के बाद से जो कमियां रहीं कांग्रेस की सरकार की और जो विफलताएं रहीं, उसकी वजह से ही देश आगे नहीं बढ़ पाया और उसका खामियाजा आज देश को चुकाना पड़ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती, देखिए इसमें एक ये क्वेश्चन बनता है कि इस वर्ष नेताजी सुभाष चंद्र बोस की कौन सी जयंती मनाई गई? 125वीं जयंती पर रविवार को पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकारों पर निशाना साधते हुए कहा कि स्वतंत्रता के बाद देश की संस्कृति और मूल्यों के अलावा कई महान लोगों के योगदान को मिटाने की कोशिश की गई थी। देश अब अतीत की गलतियों को सुधार रहा है। इंडिया गेट पर नेताजी की होलोग्राम प्रतिमा के अनावरण के बाद प्रधानमंत्री ने कहा कि दुनिया की कोई भी ताकत 2047 में देश की आज़ादी के 100वें वर्ष से पहले नए भारत के निर्माण के लक्ष्य को हासिल करने से नहीं रोक सकती। उन्होंने लोगों से नेताजी के कर सकता हूं और करके रहूंगा की भावना से प्रेरणा लेने का आह्वान किया है। चलिए, नेक्स्ट न्यूज़ है कि देश में ओमिक्रॉन का सामुदायिक संक्रमण पर लक्षण हल्के। देश में कोरोना का ओमिक्रॉन वेरिएंट सामुदायिक संक्रमण की अवस्था में पहुंच गया है। इसाकोंग में अपनी नवीनतम बुलेटिन में यह भी कहा है कि कई महानगर इसकी चपेट में हैं, जहां बड़ी संख्या में संक्रमण के नए मामले सामने आ रहे हैं। हालांकि राहत की बात यह है कि ज़्यादातर मामले बिना लक्षण वाले या हल्के लक्षण वाले ही हैं। इंडियन सोर्स यानी COV2 जीनोमिक्स कंसोर्टियम के मुताबिक ओमिक्रॉन के उप वेरिएंट BA.2 के मामले भी देश के कई हिस्सों में पाए गए हैं। कोरोना संक्रमण के मामलों की जीनोम सीक्वेंसिंग करने वाली 38 प्रयोगशालाओं के संगठन इसाकोंग ने रविवार को जारी 10 जनवरी को की अपनी बुलेटिन में कहा था कि यद्यपि ओमिक्रॉन के ज़्यादातर मामले हल्के हैं और बिना लक्षण वाले हैं, लेकिन मौजूदा लहर में अस्पतालों और ICU में मरीजों की संख्या भी बढ़ने लगी है, परंतु ओमिक्रॉन से खतरे का स्तर नहीं बदला है, यानी यह कम खतरनाक ही बना हुआ है। चलिए, नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं। नेक्स्ट पेज है एडिटोरियल पेज। एडिटोरियल पेज में पहला आर्टिकल है कि धोखा ही है पाकिस्तान की सुरक्षा नीति, और ये आर्टिकल लिखा है विवेक काटजू ने। पिछले दिनों पाकिस्तान की सुरक्षा परिषद ने देश की पहली राष्ट्रीय सुरक्षा नीति यानी NSP पर मुहर लगाई। एक दिन बाद ही पाकिस्तान की कैबिनेट ने उसे स्वीकृति प्रदान कर दी। नीति का मसौदा 14 जनवरी को सामने आया। पाकिस्तान सरकार का मानना है कि NSP देश को आर्थिक वृद्धि की ओर उन्मुख यानी कि बढ़ाएगा, साथ ही
सामाजिक न्याय का माध्यम भी बनेगा। लेकिन ये लक्ष्य प्राप्त होते नहीं दिखते, क्योंकि इन लक्ष्यों की पूर्ति के लिए पाकिस्तान को अपनी विचारधारा और ख़ास तौर से राष्ट्रीय सुरक्षा और सैन्य बलों को लेकर अपना नज़रिया बदलना होगा, जो भारी संख्या में राष्ट्रीय संसाधनों को सोख लेते हैं। एमएसपी इस पर मौन है, एनएसपी इस पर मौन है। एनएसपी यही दर्शाती है कि भारत के प्रति पाकिस्तान का शत्रुपूर्ण रवैया बरकरार है। जब तक यह कायम रहेगा तब तक तरक्की करने की पाकिस्तान की कोई हसरत परवान नहीं चढ़ेगी। यदि किसी देश की आर्थिक, सामाजिक एवं राजनीतिक नींव कमजोर है तो उसका रक्षा कवच हमेशा लोगों के कल्याण की कीमत पर मजबूत होता है। इससे सैन्य सेवाएं ही मजबूत होती जाती हैं, जिससे राजस्व का बड़ा हिस्सा सुरक्षा संसाधनों पर खर्च हो जाता है। इस प्रक्रिया में देश के नागरिकों के कल्याण की कीमत पर सैन्य बल समृद्ध होते जाते हैं। एनएसपी पाकिस्तान को एक उदार मुस्लिम राष्ट्र बनाने की बात करती है, जो सांस्कृतिक गतिविधियों को सम्मान देता है। समस्या यह है कि पाकिस्तान का सृजन ही द्विराष्ट्र सिद्धांत पर हुआ है, जो इस पर आधारित है कि हिंदू और मुस्लिम अलग राष्ट्र और एक दूसरे के विरोधी हैं। ऐतिहासिक अनुभव यही बताते हैं कि धार्मिक आधार पर बने देश सांस्कृतिक विविधता को स्वीकार नहीं करते और सांप्रदायिकता के शिकार हो जाते हैं। पाकिस्तान का यही हाल है, जहां हिंसा करने के वाले कट्टरपंथी धड़े मजबूत हो रहे हैं। पाकिस्तान में कट्टरपंथी ताकतों के लगातार मजबूत होने और सेना द्वारा अपने नीतिगत उद्देश्यों की पूर्ति के लिए आतंकवाद का इस्तेमाल करने जैसे पहलुओं को देखते हुए अर्थव्यवस्था में सुधार की एनएसपी की आकांक्षा पूरी हो सकती है। चूंकि पाकिस्तान परमाणु हथियारों वाला देश है, तो महाशक्तियां नहीं चाहेंगी कि उसकी अर्थव्यवस्था एकदम ध्वस्त हो जाए। अभी वह आईएमएफ से लेकर सऊदी अरब की मदद के भरोसे चल रहा है। एनएसपी में अर्थव्यवस्था की सेहत को सुधारने का कोई नुस्खा नहीं है। इसके लिए पाकिस्तान को द्विराष्ट्र सिद्धांत वाली विचारधारा छोड़नी होगी, जिसका वह अनिच्छुक दिखता है। असल में पाकिस्तान सेना को यह कभी रास नहीं आएगा, जो खुद को देश का वास्तविक संरक्षण समझती है, जो उसकी सीमाओं की रक्षा और द्विराष्ट्र सिद्धांत के प्रति वचनबद्ध है। नेक्स्ट आर्टिकल है कि राज्यों के चुनाव में राष्ट्रीय मुद्दों की भूमिका। यह सही है कि विधानसभा चुनाव में राज्यों से संबंधित मुद्दे, समस्याएं, उम्मीदवार, नेतृत्व आदि लोगों के मत निर्धारण में प्रमुख कारक होते हैं, किंतु राष्ट्रीय मुद्दे प्रबल हों तो वे भी व्यापक स्तर पर लोगों की मानसिकता प्रभावित करते हैं। कई बार स्थानीय प्रादेशिक मुद्दे इनके प्रभाव में हाशिए पर चले जाते हैं, यानी कि जो राष्ट्र के मुद्दे होते हैं, यानी कि जो दिल्ली से जो घोषणाएं की जाती हैं या समस्याएं बताई जाती हैं, वो राज्यों के चुनाव पर हावी हो जाती हैं। और जो खुद उस राज्य की जो कुछ समस्याएं होती हैं, चाहे वो सांप्रदायिक हो या फिर राजनीतिक हो, वो सब कहीं ना कहीं दरकिनार हो जाते हैं। इस बार भी 5 राज्यों में के विधानसभा चुनाव सिर्फ स्थानीय मुद्दों पर नहीं लड़े जा रहे हैं। जो लोग सामान्य मुद्दों यानी बेरोजगारी, कानून व्यवस्था, सामाजिक सांप्रदायिक समीकरण आदि तक ही अपना विश्लेषण सीमित रखते हैं, उनके निष्कर्षों में दोष इसी कारण होता है कि वे राष्ट्रीय मुद्दों के प्रभाव का सही आकलन नहीं कर पाते। चुनाव वाले सभी राज्यों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक प्रमुख चुनावी मुद्दे के रूप में विद्यमान हैं। अनेक ऐसे मुद्दे जो राष्ट्र और केंद्र सरकार की नीतियों से संबंधित हैं, राज्य के चुनाव में तैर रहे हैं। जैसे अनुच्छेद 370 का अंत जम्मू कश्मीर से जुड़ा हुआ है, लेकिन उसकी प्रतिध्वनि 5 राज्यों में सुनाई दे रही है। अनेक लोग यह कहते मिल जाएंगे कि भाई, हमने तो सोचा भी नहीं था कि हमारे जीवन में अनुच्छेद 370 हट जाएगा, लेकिन हट गया तो जिसने हटाया मेरा वोट उसी को जाएगा। श्री राम मंदिर निर्माण के साथ अयोध्या को नया क्लेवर देने तथा वहां सरयू घाट पर दीपावली के दृश्यों ने पूरे देश को प्रभावित किया है। कोई यह मान ले कि इसका असर केवल उत्तर प्रदेश तक सीमित है तो भूल होगी। मथुरा का मुद्दा पहले केशव प्रसाद मौर्य और बाद में योगी आदित्यनाथ ने उठाया था। निश्चित रूप से उनका फोकस उत्तर प्रदेश चुनाव रहा होगा, लेकिन इसकी गूंज पूरे देश में कई
सुनाई दी थी। समांतर चुनाव में कौन से मुद्दे प्रबल होंगे और कौन से हाशिए पर रहेंगे, यह राजनीतिक दलों पर निर्भर करता है। अपने चुनावी अभियानों में राजनीतिक दल जिन मुद्दों को उठाते हैं, काफ़ी हद तक सामूहिक मनोविज्ञान उन्हीं से निर्मित होता है। वह भारत की दृष्टि से सकारात्मक पहलू है। सामान्य लोग भी राष्ट्र की सुरक्षा, सांस्कृतिक सभ्यता सहित राष्ट्रीय मुद्दों के साथ भावनात्मक तौर पर जुड़े दिखते हैं। वैसे भी प्रत्येक क्षेत्र और राज्य अंततः देश का ही अंग है। राष्ट्रीय नीतियां लोगों को नीचे तक प्रभावित करती हैं। वास्तव में राष्ट्रीय और प्रादेशिक मुद्दों के बीच बिल्कुल साफ साफ विभाजन रेखा खींचना कठिन है। चलिए नेक्स्ट पेज है बिजनेस पेज। बिजनेस पेज में पहली न्यूज़ है कि कपड़े खरीदने होगा महंगा। कॉटन के दाम में भारी तेजी से आने वाले महीनों में कपड़ा खरीदना महंगा हो सकता है। इस वजह से गारमेंट का निर्यात भी प्रभावित हो सकता है। गारमेंट निर्यातकों ने सरकार से इस मामले में हस्तक्षेप करने की मांग की है। गारमेंट उद्योग के मुताबिक पिछले एक साल से भी कम समय में कॉटन के दाम में भारी इजाफा हुआ है। 335 किलोग्राम वाले एक कैंडी कॉटन की कीमत 37,000 रुपये से बढ़कर 74,000 रुपये के स्तर पर पहुंच गई है। कॉटन के दाम में इस प्रकार की जबरदस्त तेजी के लिए कॉटन निर्यात में आई तेजी को जिम्मेदार बताया जा रहा है। गारमेंट निर्यातकों ने बताया कि मार्च अप्रैल से गर्मी के कपड़े बिकने लगेंगे और उनकी कीमतों में 10% से अधिक का इजाफा मुमकिन है, क्योंकि कॉटन के महंगे होने से यार्न और फैब्रिक सभी के दाम लगातार बढ़ रहे हैं। उसका असर गारमेंट्स के दामों पर दिखना लाजमी है। देखिए, रघुराम जी राजन जो पूर्व गवर्नर हैं आरबीआई के, उन्होंने केंद्र को सावधानी से खर्च करने की सलाह दी है। रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन ने कहा है कि अर्थव्यवस्था में कुछ अच्छी बातें हैं, लेकिन चुनौतियां भी कम नहीं हैं। ऐसे में सरकार सावधानी से खर्च करे ताकि राजकोषीय घाटे को नियंत्रित रखा जा सके। प्रसिद्ध अर्थशास्त्री ने कहा कि सरकार को अर्थव्यवस्था के आकार रिकवरी को रोकने के लिए और उपाय करने होंगे। सामान्य तौर पर के आकार रिकवरी में प्रौद्योगिकी और बड़ी पूंजी कंपनियों की स्थिति महामारी से प्रभावित छोटे व्यवसायों और उद्योगों की तुलना में तेजी से गुजरती है। राजन ने कहा कि अर्थव्यवस्था के बारे में मेरी सबसे बड़ी चिंता मध्यम वर्ग, लघु एवं मझोले क्षेत्र के बच्चों को लेकर है। उन्होंने कहा कि इन सभी का लक्षण कमजोर उपभोक्ता मांग है, विशेष रूप से व्यापक स्तर पर इस्तेमाल वाले उपभोक्ता सामान की मांग काफ़ी कमज़ोर है। उन्होंने कहा कि अर्थव्यवस्था में हमेशा चमकदार स्थानों के साथ गहरे काले धब्बे होते हैं। चमकदार क्षेत्रों की बात करें तो इसमें स्वास्थ्य सेवा कंपनियां आती हैं। चलिए नेक्स्ट पेज है इंटरनेशनल पेज। इंटरनेशनल पेज में पहली न्यूज़ है कि विदेश नीति के शीर्ष सलाहकार ने चेताया, सोवियत संघ की तरह बिखर सकता है चीन। अत्याधुनिक हथियारों और बड़ी सेना के बल पर दुनिया को अपनी मुट्ठी में करने का सपना देखने वाले चीन के नीति नियताओं को अब इसके खतरे का एहसास होने लगा है। देश की विदेश नीति मामले के एक शीर्ष सलाहकार ने राष्ट्रपति की शी जिनपिंग के नेतृत्व वाली सत्तारूढ़ कम्युनिस्ट पार्टी को चेताया है कि पूर्ण राष्ट्रीय सुरक्षा की लालसा के साथ ही रक्षा पर अत्यधिक खर्च के कारण सोवियत संघ की तरह ही चीन का भी पतन हो सकता है। देश के शीर्ष राजनीतिक परामर्श निकाय चीनी जन राजनीतिक सलाहकार सम्मेलन के सदस्य जिया क्यूंग ने सोवियत संघ के पतन का उदाहरण देते हुए कहा कि लंबी अवधि की सुरक्षा के बजाय सैन्य विस्तार करने के नुकसान का प्रमाण सामने है। हांगकांग स्थित साउथ चाइना माइनिंग पोस्ट में रविवार को प्रकाशित एक रिपोर्ट के अनुसार जिया ने कहा कि पूर्ण सुरक्षा की लालसा से लागत में भारी वृद्धि होगी और लाभ काफ़ी हद तक कम हो जाएगा। तो ये आज का यानी 24 जनवरी 2022 का दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण था। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।